दोस्तों, बड़ी ही अच्छी बातें किसी ने बोली है कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। यानी व्हाट यू थिंक यू बिकम दैट। अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक पॉजिटिव माइंड सेटअप से आगे बढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी बढ़ेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा और इसका सलूशन हमें नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे दिक्कतें आ जाएंगी और आपके जीवन में ऑब्स्टेकल आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे देखते हैं कि ऑब्स्टेकल तो आने ही हैं, मैं पार करके निकल जाऊंगा, ये तो पार्ट है, ये तो समय के साथ बदल जाएगा और मुझे आगे चले जाना है, तो आप वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए कहा गया व्हाट यू थिंक यू बिकम। इस पे आप विश्वास करेंगे तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने आप पे विश्वास जरूर रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर कवर करता हूँ। यहाँ पे एडिटोरियल, डाउन टू अर्थ, पीआईबी का न्यूज़, फ्रंट लाइन, यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ लेके मैं आता हूँ और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा चैनल है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि चैनल को एक फीडबैक जाता है वो बिल्कुल चला जाए। चलिए देखते हैं क्या करंट अफेयर्स हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पे मोदी जी गए हैं अभी नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी में। यहाँ गुवाहाटी में इन्होंने कुछ कॉलेज मेडिकल के और एक एम्स का उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया है, जिसके कारण अभी ये बहुत हाईलाइट हो गए हैं। इसको ऐसा बनाया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ये पहला है, तो पहला हो जाने के नाते ये बहुत हद तक ये न्यूज़ में अभी चल रहा है, जिसके कारण भारत में इस न्यूज़ को हर कोने में पहुंचाया जा रहा है। ये 3 मेडिकल कॉलेज आसाम में ही गुवाहाटी में खोले गए हैं और ये आईआईटी जो है गुवाहाटी के, उसके प्रीमाइस के अंदर ही ये चीज़ें मौजूद करी गई हैं, जिसके कारण वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ डेवलप होगी, ऐसी चीज़ें वहाँ पे आएंगी। तो मोदी जी ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है नॉर्थ ईस्ट एम्स को, तो आप लोग ध्यान दें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे वो आई हैं 125 फीट की, 125 फीट की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू इनोग्रेट करा है। कौन? तेलंगाना ने। तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव जी ने। और 125 फीट की ये स्टैचू बहुत मायने रखती है, इसलिए आप इसको एक न्यूज़ में देखेंगे, आप इसके क्वेश्चंस को भी बनते हुए देखेंगे। जिस प्रकार से गुजरात में आपका स्टैचू है सबसे बड़ा, एक आइलैंड पे, आइलैंड का नाम आप बता सकते हैं अगर आपको याद हो कमेंट में। वह स्टैचू भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। मिरियाड, वो इसका मतलब क्या होता है कि क्या ऐसा चीज़ हो गया जो म्यांमार में जो ट्रबल्स हुई उसको रेस्टोर करना बहुत ज़रूरी है, और उसको कैसे रेस्टोर किया जा सकता है उसके बारे में इस आर्टिकल में ये बताया गया है। म्यांमार की जो पहले गवर्नमेंट चला रही थी, वहाँ पे आंग सान सीकू वो वहाँ पे चला रही थी अपनी गवर्नमेंट, लेकिन उनकी गवर्नमेंट चलाने के बाद से वो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ने लगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ बढ़ने लगी, फिर वहाँ पे जो मिलिट्री रूल है वो उनको पसंद नहीं आया। मिलिट्री ऑफिसर्स को, जिनका नाम क्या है, मिन आंग यांग, उनको पसंद नहीं आया, तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को रोक देते हैं, गिरा देते हैं और स्वयं रूलिंग पावर में आ जाते हैं। यानी मिलिट्री की रूल, यानी जुंता की रूल, JUNTA, जुंता की वहाँ रूल हो जाती है, मिलिट्री जुंता। एक प्रकार से डिक्टेटरशिप के तरह ही समझ सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली कंप्लीट डिक्टेटरशिप, देयर इज डिफरेंस। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली क्यों ये न्यूज़ में है, तो ये बातें तो जो डिक्टेटरशिप वाली मैं आपसे कर रहा हूँ वो आपको अप्रैल के आसपास, सॉरी फेब के आसपास, फेब 21 यानी 2021 फरवरी में ये इंसिडेंट होती है। आज लगभग 2 साल के आसपास हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपना इमरजेंस बढ़ाया जा रही है, वहाँ के मिलिट्री जो है बढ़ाई जा रही है और आंग सान सू की को पावर सौंप ही नहीं रही है।
आंग सान सू की अभी जेल में पड़ी हुई हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे ये न्यूज़ क्यों आया, इसे हम देख लेते हैं। ये एडिटोरियल ये कहता है कि यहाँ पे जो जुंता गवर्नमेंट है, यहाँ पे कई लोगों को ये वहाँ के जो सिविल वार छिड़ गया था, सिविल वार, वो सिविल वार और गवर्नमेंट के प्रति काफ़ी लड़ाई हो रही है अंदर आपस में ही, जिसके कारण वहाँ पे 100 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे लोग मार दिए गए हैं अभी रिसेंटली। ये पहले का इंसिडेंट नहीं है, अभी रिसेंट का है। तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पे बम्बार्डिंग हुई है। बम्बार्डिंग में एक जो अपोजिशन वाले हैं, एक जुंता मिलिट्री है। तो जुंता मिलिट्री और रिबेलियन ये है कि रिबेलियन चाहते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके से क्या आए, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं आए तो आप रीस्टोर करो किसको, आंग सान शीकू को। वहाँ पे जो लेडी हैं वो पावर में आनी चाहिए, आप मिलिट्री रूल नहीं करो। लेकिन मिलिट्री रूल नहीं करो ये तो लोग चाह रहे हैं, लेकिन मिलिट्री रूल हो कैसे रहा है, क्योंकि रसिया प्लस चाइना दोनों बैकिंग दे रहे हैं मिलिट्री रूल को इनडायरेक्टली। तो जिसके कारण ये फ्लरिश हो रही हैं चीज़ें, और इंडिया इस पे साइलेंस है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इंडिया साइलेंस है, इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। और साउथ ईस्ट एशिया में लेके और साउथ एशिया में ये सारी चीज़ें, एशियन कंट्री में ये प्रॉब्लम क्रिएट होंगी अगर यहाँ पे ये कंट्री चुप रही। तो यहाँ पे 5 सूत्रों के साथ ये चीज़ें आई थी कि जनरल से बात करी गई हैं कि आप 5 पॉइंट हमारे देख लो और इसको पीस के रूप में लेके चलते हैं। लेकिन वहाँ पे जनरल ने रिफ्यूज कर दिया इस बात को। जनरल कौन है, मिन आंग हुआंग। इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में, वहाँ के प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने पावर को इमरजेंस करने के बारे में सोचा, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। स्टेबिलिटी बनी नहीं रहेगी तो साउथ ईस्ट एशिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार एक बड़ा देश है और वहाँ पे हम लोगों से बॉर्डर भी शेयर करता है, जिसके कारण वहाँ पे वायलेंस, बॉर्डर एरिया में डिस्प्यूट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, टेररिज्म के और मिलिट्री वार, कई सारे सिविल वार, ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं कि इसका एक ही सलूशन है, आप रिस्टोर करो। किस चीज़ को रिस्टोर करने की बात करी गई है यहाँ पे, डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए, तभी ये चीज़ें संभव हो सकी और धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ इसको बढ़ना चाहिए। ये इस आर्टिकल में बोला गया है। अब नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, अ रिमाइंडर अबाउट अनफेटर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अनफेटर्ड का मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनॉमी दी गई हो, प्रॉपर कंप्लीट। इसका मतलब क्या है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बने हैं भारत में उसको कंप्लीट ऑटोनॉमी है। कैसे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता बहुत सारे लोग हैं जो मिल के बनाए हैं इस चीज़ को। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनका रिसेंटली अभी बर्थ एनिवर्सरी 14 अप्रैल को मनाया गया है, एक दिन पहले, उन्होंने इस चीज़ का बहुत बेसब्री से, उनको ये चीज़ें आइडिया थी, इन्फॉर्मेशन थी उनको, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे बनाया हुआ था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ पे रिमाइंडर करने की दिक्कतें आ गई कि आप लोग याद रखिए कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इसकी ऑटोनॉमी को आप रिस्पेक्ट करिए। सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली एक कमेंट करता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इंडिया में है वो क्या क्या हैं, और 2 ऐसे केसेस निकाल के लाता है कि वहाँ पे बताता है वो स्वयं कि जो सेना वर्सेस सेना का केस है उसमें कोर्ट क्या कहता है, सीरियस कंसर्न रखता है किस चीज़ को लेके कि जो गवर्नर हैं वो पॉलिटिसाइज्ड हो गए हैं। लेकिन गवर्नर को तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी करना होता है, आप पॉलिटिसाइज नहीं हो सकते, आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, आप किसी के फेवर में कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में भी और एडमिनिस्ट्रेशंस में भी हमारे। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। दूसरा जो बात ये बोल रहा है कोर्ट कि डाइवर्स्टेड एग्जीक्यूटिव ऑफ सोल डिस्क्रेशन अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमीशन। तो जो भी चीफ इलेक्शन कमीशंस को आप लोग अपॉइंट कर रहे हैं वो अकेले ही अपने डिस्क्रेशन यानी अपने ही मर्जी, अपने ही विश और विल से आप लोग अपॉइंट कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन को क्या फॉर्म करके एक कमेटी फॉर्म कर दे रहे हैं, उसमें आप लोग सजेस्ट कर दे रहे हैं नाम और काम कर दे रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल आप ही का सोल अथॉरिटी हो, सोल डिस्क्रेशन हो, ऐसा भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशंस आपसे बोलता है। अब बात आती है कि क्या आवश्यकता है कि इसकी
इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए इस इंस्टीट्यूशन की। क्यों होनी चाहिए भाई, क्या आवश्यकता है, चलिए वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी बॉडी है जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले बात यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी है वह इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के क्यों बनाई गई है उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। इंडिपेंडेंट बनाने का कारण ये है कि वह अपने कार्य को, अपने फंक्शनिंग को, अपनी ड्यूटी को, अपने वर्क को अच्छे से बिना किसी फेवर को दिए हुए, बिना किसी पॉलिटिसाइज्ड हुए यह अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करे। अगर वो अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट नहीं करता है तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही अगर प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में ही प्रॉब्लम होगी तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसे फंक्शन करेंगे, वो तो कर नहीं सकते। वो तो और इन्फ्लुएंस रहेंगे किससे, पॉलिटिक्स से, पॉलिटिशियन से, अदर गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, हर प्रकार से वो इन्फ्लुएंस होंगे। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, यह एक देश के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया, NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCST, NCBC, पब्लिक सर्विस कमीशन, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी और भी हैं, माइनॉरिटी लैंग्वेज अफेयर्स, ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और यहाँ से UPSC ने क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, कौन से नहीं हैं। ये तो खैर इजी वे में क्वेश्चन पूछे और अंदर जाके इससे क्वेश्चंस यहाँ से NCBC से, NCSC, NCST यहाँ से क्वेश्चंस पूछ चुके हैं वो। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझें और अच्छे से जानें। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इनकी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नीड फॉर सच इंडिपेंडेंट। जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए हुए थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना है और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करा गया जब, तो उसमें ये चीज़ें मेंशन करी गई क्या, कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होगा जो रेगुलेट करेगा सेक्टर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। जो भी MP MLA एग्जीक्यूटिव लोग हैं वह किसी भी प्रकार से कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं देंगे। यह यहाँ पे बोल दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। और यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपनी कार्य ऑटोनॉमी करेगी, अपने हिसाब से करेगी और जो सही रहेगा लीगली उसको फॉलो करके कार्य करेगी। यानी यह पॉलिटिसाइज्ड नहीं होगी, किसी भी प्रकार से किसी के इंटरवेंशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें इंडिपेंडेंट रहेंगी, ऐसी चीज़ें लेके आएंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज बैकबोन ऑफ द बॉडी यहाँ की थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो एडिटोरियल आया है अभी ये इसी के ऊपर आया है और यहाँ पे गाज़ियाबाद के एक IIM के प्रोफेसर ने इस चीज़ को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे शब्द नहीं है, जो उन्होंने लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। और उनके अपॉइंटमेंट की बात भी उन्होंने करी गई है। देयर अपॉइंटमेंट शुड बी लीगल एंड अनबायस्ड। अब अनबायस्ड की क्या आवश्यकता हो गई, अनबायस्ड की ये आवश्यकता हो गई कि अगर वो चीज़ें बायस हो रही हैं तो बायस तभी होंगी जब कोई फेवर करेगा, जब कोई कहेगा भैया हमें अपॉइंटमेंट कर दो और पैसे ले लो, चाहे जो जैसे भी आपको फेवर करूँगा मैं पार्टी में, इलेक्शन में कैसे भी फेवर करूँगा और आप कर रहे हैं इलेक्शन में फेवर, तो ये हर प्रकार से चैन बन जाती है करप्शन की, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी लीगल और अनबायस बोली गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसका उपयोग किया इस वर्ड का कि ऐसी देयर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये शैल बी वर्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। और कौन कौन से अपॉइंटमेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल 75 के तहत होगी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 होगी। ये कभी भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस आए हुए हैं कम से कम 2500 बार, आप लोग देख सकते हैं। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द फिनांस कमीशन आर्टिकल 280, ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 316 एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 350B।
आर्टिकल 324 प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि पहले मैं बताया, और इलेक्शन कमिश्नर सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड इन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेसिडेंट को पावर मिली हैं और उनको ऑटोनॉमी मिली है कि वो उस हिसाब से अपने बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वो अपने फंक्शनिंग करेंगे। तो उनकी फंक्शनिंग को भी चेंज करी जा रही है और उनकी फंक्शनिंग को भी कहीं ना कहीं अल्टर करी जा रही है, जिसके कारण ये चीज़ें निकल के आई हैं। अब आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव यूज सिंपल वर्ड सच एज शैल बी अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यही आर्टिकल जो मैं अभी आपको बताया हूँ। द वर्ड शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इज मेंशन, इतना स्ट्रांग ये वर्ड था जो कि मैं आपको बताया हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में हैंड सील कर दिया गया इसको मेंशन करके, और यूज किया जाता है यूज्ड व्हाइल इट इज अराइजिंग द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कैग, गवर्नर, इन सब चीज़ के लिए शैल बी वर्ड यूज हुआ है। ऐसी चीज़ें यूज हुई हैं। अब देखिए, अगर अपॉइंटमेंट में भी आप बायास करिएगा तो ये क्या मायने हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की यहाँ पे। तो सिमिलर प्रोसीजर NC/SC, NC/ST, NCBC के लिए भी था यहाँ पे। और एक केस आता है गोपाल स्वामी वर्सेस ओआरएन यूनियन ऑफ इंडिया में। यहाँ पे ये कहता है कि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइज आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो सही बात है, एड एंड एडवाइज आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होता है विद द प्राइम मिनिस्टर एज हेड इन द ऑल मैटर विच विश विद द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के साथ जो हेड एंड एडवाइज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और एडवाइज देंगे, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना कार्य करते हैं। ये यहाँ पे मेंशन है। लेकिन PM की और प्रेसिडेंट की दोनों की आपस में समझ होती है, आपस में एक ऑटोनॉमी होती है। इनकी ऑटोनॉमी और डिस्क्रिशन अलग है, इनकी ऑटोनॉमी और डिस्क्रिशन अलग है। ये गवर्नमेंट है, ये एग्जीक्यूटिव है। अब देखिए, आगे बढ़ा जाता है और देखा जाता है इसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है। इंडिपेंडेंस इज अबाउट नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, जो कि मैं पहले बताया, किसी भी प्रकार से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। एंड द एबिलिटी टू विथ स्टैंड प्रेशर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव हैं किसी भी रूप से आपको प्रेशर नहीं कर सकते किसी भी इंडिपेंडेंट बॉडी को, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी को प्रेशर करके चलाएंगे, जैसे किसी भी प्रकार से अगर कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको प्रेशर करके कुछ ऑडिट जो करते हैं वो नहीं करने के लिए बोलें और बोलें कि नहीं ये पैसे ले लो, किसी प्रकार से बोला जाए, किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस हो, किसी प्रकार से फेवर हो, तो ये गलत बात है। दिस इज रॉन्ग। While empowering the President of India appoint all constitutional authority, the constitutional maker had kept in mind institution whose independence is of the paramount importance और country। और यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, किसी प्रकार से आप नहीं कर सकते किसी भी फेवरेटिज्म को, किसी भी एक्ट और एक्टिविटी को, अपनी ड्यूटी को लीगल तरीके से और ऑनेस्टी से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में, ना कि किसी को फेवर करने के लिए। यह यहाँ पे रिवीलिंग करा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सच एज जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैग ऑफ इंडिया आर केप्ट फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव प्रेशर। ये चीज़ें जजेज और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है। whereas appointment of judges and election commissioner have been made free from the influence of the executive। इनको फ्री भी किया गया है इनकी अपॉइंटमेंट को कि यह एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से बाहर है। ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। अब कैग ऑफ इंडिया रिमेन्स कीपिंग इन द व्यू इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज एविडेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। ये डिबेट हुआ था, ये तो बात है, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आती हैं दूसरी चीज़ें। ये जो चीज़ें आपको मैं बताया हूँ, ये आपको इसीलिए बताया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अभी किसी न किसी रूप में फेवर और पॉलिटिसाइज करने की बातें चल रही हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब ये एडिटोरियल में आया हुआ है, इसलिए मुझे कवर करना पड़ा। तो यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज बाबा साहब कॉल फॉर मोर रिलेवेंट टुडे। अभी मैं जब आपको बताया 14 अप्रैल को बाबा साहब का बर्थडे आता है, तो बाबा साहब का बर्थडे आता है, बर्थ एनिवर्सरी। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ द सेलिब्रेशन करने के लिए, थाउजेंड्स ऑफ द पीपल सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में आसपास के जगहों पे ब्लू कपड़े पहन पहन के यहाँ पे झंडे ले लेके लोग रैली करने लगे, और जिनके कारण बहुत सारी संख्या में लोग गेदर हो गए और इनके सेलिब्रेशन में अपना योगदान दिए। तो ये चीज़ें मनाई गई हैं, और यह एक नई चीज़ें हैं जो पहली बार लगभग यहाँ पे बहुत मास संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, और लोग एंजॉय भी किए हैं। और ख़ास करके जो यूथ हैं वो सामने आए हैं, और यूथ जिसमें सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है एक अलग ऑरा निकल के आता है किसी भी चीज़ का, ये सभी लोग जानते हैं। राहुल जी का यहाँ पे एक न्यूज़ है। राहुल जी का जो बेंगला था, जहाँ राहुल जी का, वो 19 साल से इन्होंने जो भी एमपी थे उनको मिलता है, तो वो बंगला आप खाली करना पड़ रहा है, सॉरी, यहाँ पे। और आप लोगों को पता ही होगा, कभी रिसेंटली इनका एमपी का जो ये लोग एमपी का इलेक्शन था, अब शायद फिर होगा तो ये एमपी बन पाएंगे। अभी तो ये एमपी पद से इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। तो डिसक्वालीफाई करने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, उस पर भी अभी रिसेंटली आ ही जाएगी एडिटोरियल, और एक दो आई है, लेकिन डिटेलिंग जब आएगी तो मैं कवर करूँगा। तो इनको खाली करना पड़ रहा है, अभी यही जाने आप। निसार एक सैटेलाइट है जो मैप करेगी हिमालय की सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन क्या होती है? ऐसे जोन जहाँ पे लगातार भूकंप आते रहते हैं, उस सिस्मिक जोन में आते हैं। तो सिस्मिक जोन में निसार सैटेलाइट है, निसार, और ये निसार जो है इसरो के द्वारा बनाया हुआ है। और निसार का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ऑफ द यूएस, और इसरो, तो ये चीज़ें ज्वाइंटली हैं निसार। यहाँ पे सिस्मिक चीज़ों को देखेंगे। अभी रिसेंटली हम लोग देखे हैं कि जो हिमालय का बेल्ट है उसमें यूके है अपना, उत्तराखंड के बेल्ट में जो हिमालय रीजन है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम अभी आई हैं। कोई ज़मीन धंस रही हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कोई उखड़ रहे हैं, घर टूट रहे थे, फट रहे थे लिंटर, ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जहाँ पे वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो इसी सब चीज़ को लेके हिमालय रीजन में ये चीज़ें देखेंगी कि, और डाटा कलेक्ट करेंगी, फिर उसको साइंटिफिकली एनालाइज किया जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहू का जो फेस्टिवल होता है वो आसाम में होता है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे बड़े संख्या में बिहू परफॉर्मेंस हो रही है अभी रिसेंटली। तो सरू सजई स्टेडियम में ये चीज़ें चल रही हैं, जिसके कारण ये बहुत बड़ी न्यूज़ में है। रिमोट ट्राइबल हैबिटेशंस, एज ओल्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस टेक्स प्रेसिडेंट एमिड स्टीफ चैलेंजेज। इसके साथ चैलेंजेस भी हैं, और बहुत पुरानी पद्धति से हेल्थ की सिस्टम है जो बीमारी का इलाज करती है ट्राइबल एरिया में। तो इसको क्या दिक्कत आ गई है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये देखते हैं, अंध्राहल विलेज ऑफ उड़ीसा, मलकांगरी डिस्ट्रिक्ट, नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी इज ओवर 10 किलोमीटर। अभी उड़ीसा का एक विलेज है अंध्राहल विलेज, वहाँ पर जो मलकांगरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर अगर कोई भी कम्युनिटी सेंटर है हेल्थ की, तो 10 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे ट्राइबल लोग को जाने के लिए कई सारी जंगलों को भी पार करके जाना पड़ता है। ट्रेडिशनल वहाँ के जो हीलर हैं उनको फेमस नाम से दिसारिस जाना जाता है, खास करके बोंडा ट्राइब में इन्हें दिसारिस बोला जाता है। पीबीटीजी क्या होता है? यहाँ पे पीबीटीजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कई बार क्वेश्चंस इससे पूछी है। पीबीटीजी वो होता है पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये ऐसा ग्रुप है जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। भारत में लगभग 75 ट्राइबल ग्रुप है। सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप उड़ीसा है। ट्राइबल ग्रुप उड़ीसा नहीं है, सबसे ज़्यादा पीबीटीजी है। पीबीटीजी कहाँ है? उड़ीसा में। तो सबसे ज़्यादा पीबीटीजी कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं। यूज टेक्निक बेस्ड ऑन रिलीजन, वो क्या प्रयोग करते हैं? अगर वो ट्राइबल हैं तो क्या प्रयोग करेंगे?
अपनी ट्रेडिशनल दवाओं को कल्चरल, रिलीजियस और सोशल इस चीज़ से इतने जुड़े हुए हैं, अपने नॉलेज एटीट्यूड को बचा के रखते हैं, बिलीफ को अपने समेटे हुए हैं, तो उनका एक अलग कल्चर, ट्रेडिशन, राइट्स और रिलीजन वो अपना अलग तरीके से मानते हैं और एक मॉडर्न लाइफ से बहुत कटके भी रहते हैं, लेकिन बहुत हद तक अपने कल्चर, अपने आइडियोलॉजी, अपने बिलीफ को मानते हैं वो, जिनके कारण उनको संजो के रखना, उनके सिस्टम और कल्चर को बचाए रखना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पीबीटीजी हेल्थ रिमेन्स ए कंसर्न फॉर इंडिया, उनका भी हेल्थ हमारे लिए भी ज़रूरी है। अगर वो सही रहेंगे तभी पीबीटीजी सही रहेगी। तो आखिर में हर प्रकार से जो भी ट्राइबल ग्रुप है, अगर वो सही नहीं है तो हमारे देश के लोग अनहेल्दी हैं, क्योंकि हर एक स्टेट एक कंट्री के अंदर ही है, तो किसी न किसी रूप से कनेक्टेड है। तो कहीं प्रॉब्लम होगी तो सारे कंट्री का ही लॉस होगा। ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम इनकी जो होती है वो चैलेंज फेस करिए। कैसे? क्योंकि आज की जो मॉडर्न पद्धति है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ी है, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज था ट्रीटमेंट का, जिनको यहाँ पे क्या बोला था, दी शारिस, तो ये जो चीज़ें थी आजकल फास्ट लाइफ होने के चक्कर में यहाँ पे लोग ऑप्ट कर रहे हैं। कितने लोग माइग्रेट करके कहीं और चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो मेडिसिन के लिए चले जा रहे हैं, कुछ डॉक्टर से लेके दवा खा ले रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो इनको विलुप्त ना हो, इनका रिलेवेंस बचा रहे, इनका यूजेज बचा रहे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हीलिंग बहुत अच्छी करती हैं ट्रेडिशनल, क्योंकि ये साइंटिफिक भी हैं बहुत पुराने पद्धति से। तो आज के डेट में जो भी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे देखना है वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए। हीलिंग प्रैक्टिसेस 3 टाइप से यहाँ पे डिवाइड करी गई हैं। पहली चीज़ें हैं सोनी किसके लिए डील करती हैं? ये फिट और पैरालिसिस अगर होती है, इसमें सोनी प्रैक्टिसेस डील करती हैं। राव क्या है? ये डील करती हैं एक्सट्रीम माल नरिशमेंट और वीकनेस के लिए। माल नरिशमेंट क्या होता है? किसी भी रूप से आपका वेट कम हो और आप बहुत कमज़ोर हो तो वो माल नरिश हो जाएगा। पंगन टेक्निक क्या होता है? किसी भी रूप से देखने में अगर आपको अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको पंगन टेक्निक होगा। ऑल 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक, सभी टेक्निक में मैंडेटरी है क्या है? सेक्रीफाइस। किस चीज़ का? एनिमल का। ये इनकी अपनी परंपरा है, ट्रेडिशन है, कल्चर है। इस चीज़ को हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते। ज़्यादातर ट्राइबल क्या करते हैं, मलेरिया से जूझते हैं, जिनके कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इसलिए मॉनिटर करने की भी ज़रूरत है और उनके हेल्थ को कंसर्न रखने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को इस हिसाब से अपनी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है ताकि वहाँ तक ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुँचनी चाहिए। नीड है किस चीज़ की? कन्वर्जेंस की, कि फॉर्मर हेल्थ केयर को साइंटिफिक तरीके से वहाँ पे डाला जाए और जो उनकी ट्रेडिशनल है उसको साइंटिफिकली प्रूव किया जाए और देखा जाए कि किस हद तक वो चीज़ें सही हैं, और तब जाकर वहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई करी जाएं और मेन स्ट्रीम में वो चीज़ें लाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम लोगों के ट्राइबल में जो बहुत अच्छी हैं, और इतनी अच्छी हैं कि वो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करती हैं और बहुत ईजिली कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होती हैं और ईजी ट्रीटमेंट भी दे देती हैं। लेकिन अगर बात करी जाए एलोपैथी की, तो एलोपैथी कई सारी चीज़ों में प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, कॉस्टली भी होती है और डॉक्टर फीस भी लेते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ईजिली वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लोग जो भी चीज़ें करते हैं वो इस चीज़ को ऑप्ट करते हैं, अपनी ग्रीनरी, अपने फॉरेस्ट का इस्तेमाल करके, रिसोर्स का इस्तेमाल करके, प्लांट का इस्तेमाल करके, हर्ब्स का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट तो ले लेते हैं और उससे वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग माइग्रेट करके आजकल टाउन में चले गए हैं ट्राइबल लोग, वो कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि मजबूरी है वहाँ पे उनको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, वहाँ पे उनकी कोई जानकारी करने के लिए उसको बताएगा नहीं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। अभी जो रिसेंटली एक न्यूज़ में आ रही है कि वाकायामा इंसिडेंट क्या इंसिडेंट है, ये न्यूज़ में आ सकता है। तो फूमियो कोशिडो जापान के जो पीएम हैं वो रैली में थे, पब्लिक मीटिंग में, तो पब्लिक प्लेस पे ही वहाँ पे बॉम्बिंग करी गई है, जिसके कारण कुछ लोग हताहत हुए हैं। हालांकि फूमियो कोशिडो सेफ बच गए हैं और ये स्वस्थ हैं, लगभग आशा करते हैं स्वस्थ ही होंगे। MHA महाराष्ट्र जो है कंडक्ट करा रही है CAPF एग्ज़ाम 13 लैंग्वेज में। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको कांग्रेट्स दिया है और कम्प्लीमेंट भी किया है।
पीएम कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ को करे हैं, वानसई विलेज कहाँ है, नागालैंड में है। किस चीज़ के लिए कि ये प्रोग्रेसिव जेंडर पॉलिसी लेके आए हैं, बहुत बड़ी जेंडर पॉलिसी किसी के देश की अगर अच्छी है तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों को बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले वहाँ के वुमेन को, वहाँ के गर्ल्स को होगा तो वहाँ की पूरी मेन को। अगर किसी भी घर में ना वुमेन एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चों को आराम से एजुकेट कर देगी, स्वतः एजुकेट करेगी, और अपने बच्चों को एजुकेट करेगी तो उसके जो बच्चे होंगे ना वो मदर से सीखेंगे और वो अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे। तो चैन ऐसे बनता है और ये चैन मल्टीप्लिकेशंस के रूप में चलती रहती है। तो ये एक लड़की अगर एजुकेटेड है तो वो कई लोगों को एजुकेट कर देती है। एक मेन अगर एजुकेटेड है तो वह अपना अर्निंग करेगा। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं क्या करेंगी, महिलाएं अपनी अर्निंग भी करती हैं, एजुकेशन भी बच्चों को दे देती हैं, घर पे खाना भी बनाती हैं, काम भी करती हैं और जॉब भी करती हैं। तो इनके ऊपर जो लोड होता है, इनके ऊपर जो प्रॉब्लम होता है मेन से कई गुना अधिक होता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें कर भी जाती हैं। और इनके मेन में और वुमेन में एक बहुत बड़ा अंतर है कि ये वुमेन जो है ना, इनके अंदर सहन शक्ति बहुत अधिक भगवान ने दे रखी है, जिनके कारण ये सारी चीज़ों को आसानी से कर भी लेती हैं। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे आके ख़त्म होता है। और ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।